कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। सामान्य परिवार से आता हूँ। दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। आप पे हमला भी हुआ था। जी जी। जो हमला हुआ था थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। हम सब राहुल गांधी के सिपाही, हम उस गांधी के सिपाही हैं, महात्मा गांधी के सिपाही हैं। उस विचारधारा से आते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस हर चुनाव हार रही है, ज़्यादातर चुनाव हार रही है, लगता है कभी बैकअप कर पाए? परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति बदलती रहती है। आज भाजपा सरकार में है, आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला समय युवाओं का। बात जो आपको राजेंद्र शुक्ला की अच्छी लगती है, और आप जितना दबाने का प्रयास करोगे, जितना डराने का प्रयास करोगे, हम सब उतनी ताकत से अपने उन साथियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज तिवारी और मेरे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं ये हैं अनूप सिंह चंदेल, जो हाल ही में युवा कांग्रेस के रीवा से युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हैं। और ये वही शख्स है जिन्होंने उस पत्थर को तबीयत से उछाला और कई लोगों की इस लड़ाई में अव्वल आए, यानी जो परिणाम आया वो इनके पक्ष में आया। अब इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, युवाओं ने इन पे भरोसा जताया है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस को कैसे आगे तक ले जाएंगे। पहले तो बधाइयाँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, और आपने बुलाया। आपके तमाम व्यूअरों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं अपने बारे में, मैं एक किसान का बेटा हूं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आके आज छात्र राजनीति मैंने 2010 में चालू की। 2010 से छात्र राजनीति किया, पार्टी ने NSUI का अध्यक्ष बनाया और उस पर लगातार सतत काम हमने किया। और उसी का नतीजा था कि पूरे ज़िले के अंदर जो टीम बनी और इस यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण चुनाव में सारी टीम ने पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ा और जीत संभव हो पाई। एक किसान का बेटा जी, राजनीति तक कैसे पहुंच गया? देखिए, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। सामान्य परिवार से आता हूँ। दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। लेकिन कॉलेज के दिनों में जब मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ तो उस समय पे छात्र संघ चुनाव 10/11 का छात्र संघ चुनाव था। TRS महाविद्यालय में मेरा प्रवेश होता है और उस छात्र संघ चुनाव में शामिल होकर राजनीति की ओर रुझान मेरा बढ़ा। उस छात्र संघ चुनाव में जुड़ा, इसके बाद NSUI का चुनाव हुआ, उसमें सक्रिय तौर पर शामिल हुआ, NSUI का अध्यक्ष बना और लंबे समय तक NSUI के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी। उस जिम्मेदारी को पूरा किया। खासकर 17-18 के आसपास जब छात्र संघ चुनाव हुआ तो रीवा जिले के अधिकतर कॉलेजों में NSUI संगठन जीत के आया। खासकर TRS कॉलेज जो ऐतिहासिक कॉलेज है, उस चुनाव में NSUI ने 4 सीटें जीत के आई। इससे पहले NSUI ने 4 सीटें TRS कॉलेज में नहीं जीती थी और ऐतिहासिक वो चुनाव हुआ। वो आपकी पहली जीत थी? वो पहली जीत थी और उस जीत को आज भी याद करता हूँ और NSUI के उस कार्यकाल को याद करता हूँ। तो ये माना जा सकता है कि वहीं से आपका राजनीति में पदार्पण हुआ या एंट्री हुई? बिल्कुल बिल्कुल। वो जब छात्र संघ चुनाव हुआ 10/11 का, तो राजनीति तो पहले तो उतना इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, लेकिन जब छात्र संघ चुनाव देखा और जिस तरह से चुनाव हुआ, युवाओं ने जिस तरह से भागीदारी ली, है ना, और जीतने के बाद कॉलेज के मुद्दे को लेकर बात करनी हुई, इन सब बातों से जो है मेरा राजनीति में रुझान बढ़ा और मैं राजनीति में। अच्छा, आजकल के युवा, जब आप राजनीति में एंट्री किए होंगे, कहीं ना कहीं
पढ़ लिख करके कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं, आपने राजनीति का रास्ता कैसे अपनाया, जबकि आपकी बैकग्राउंड भी नहीं है, काफ़ी संघर्ष भरा, कहते हैं कि कांटों से भरा रास्ता होता है, तो कैसे आपका मन किया कि यार राजनीति में जाना चाहिए, जबकि स्कोप क्या लगता है, कुछ स्कोप आपको कुछ दिखा कि राजनीति में स्कोप है, अच्छा कर सकते हैं? देखिए, एक जिज्ञासा मन में जगी कि अपनों की लड़ाई लड़ा जाए, युवाओं की लड़ाई लड़ा जाए, और खासकर कॉलेज में चुनाव के बाद जिस तरह से कॉलेज के मुद्दे को लेकर लड़ाई हम लोग लड़ते थे, तो वहाँ से राजनीति में धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता गया, और अंदर से बहुत अच्छा लगता था जब किसी परेशान व्यक्ति की मदद हो करूं या मेरे माध्यम से किसी की मदद हो जाए, तो अंतर मन से ये लगता था कि मैंने किसी की मदद की है, मेरे माध्यम से किसी का काम हो पाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति सेवा का भाव है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए, इस माध्यम से हमने राजनीति में शुरुआत की। तो किसी को प्रेरणा मानते हैं या किसी के समर्थन से आप राजनीति में एंट्री किए हैं? देखिए, प्रेरणा तो हम सबके नेता राहुल गांधी जी हैं, और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से आपने चुनाव की प्रक्रिया बनाई, चाहे NHAI में चुनाव की प्रक्रिया रही हो, चाहे यूथ कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया रही हो, और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे जैसे सामान्य वर्ग के परिवार के व्यक्ति, किसान के बेटे और तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो है प्रदेश और देश के अंदर हजारों हजार की संख्या में आज राजनीति में लोगों की सेवा के लिए राहुल गांधी जी के उस चुनाव के माध्यम से जीत के आए हुए। अच्छा, मैंने रीवा में आपको कई बार देखा है जमीनी मुद्दों पर काम करते हुए, कई बार पुलिस की लाठियां, यहाँ तक कि शायद एक बार आप पे हमला भी हुआ था। जी। जो हमला हुआ था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था उस समय। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे मामलों में जब भाजपा सरकार में होती है, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, और उस मुद्दे उठाते समय बहुत सारी चीज़ें जो है सत्ता का दबाव होता है और तो घटनाएं होती हैं, और कई मामलों में हमने जो है इस जनहित के मामले उठाए हैं, जिसमें मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ा। अच्छा। 3 दिन के लिए जेल में भी रहा, और अनेकों मुकदमा इस भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर लगाए हुए। अभी तक कितने मुकदमे हुए होंगे आप पे? अभी तक कुछ तो खत्म हो गए, लेकिन अभी वर्तमान में जो मेरे ऊपर चल रहे हैं तो लगभग जो है 10-12 मुकदमे अभी भी यहाँ से भोपाल तक चल रहे हैं। अच्छा, जो आप पे हमला हुआ था, जी। जब संजय गांधी अस्पताल में भी शायद आप पे, तो वो हमला किसने करवाया था आप पे? देखिए, उस पे अगर इंडिविजुअल बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, पर जो खासकर भाजपा के मुद्दों पे अपन बात करते थे, कॉलेज के मुद्दों पे बात करते थे, कॉलेज की लड़ाई लड़ते थे, तो उनसे जुड़े हुए ही लोग जो है उससे नाखुश भी होते थे, तो वो घटना घटी। अच्छा, पुलिस की लाठियां काफ़ी खाई आपने, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कब तक लाठी खाएंगे, चलो छोड़ देते हैं, राजनीति कुछ और करते हैं, क्योंकि लाठियां खाना भी सबके लिए आसान नहीं होता है। ये जब इस सेवा भाव से उतरा हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हूँ और अपनों के काम आ सकूँ, हाँ, उस बीच में पुलिस की लाठियाँ मिलती हैं, बहुत सारे विचार भी मन में आते हैं, लेकिन एक भाव लगातार बना रहता है कि अपनों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी। परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति बदलती रहती है। आज भाजपा सरकार में है ना, विपक्ष को जिस तरह से दबाया जा रहा है, उसमें कई बार खासकर युवा नेताओं को जो है लाठी बरसाई जाती है, जेल में डाला जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम उस गांधी के सिपाही हैं, महात्मा गांधी के सिपाही हैं, उस विचारधारा से आते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं। और आप जितना दबाने का प्रयास करोगे, जितना डराने का प्रयास करोगे, हम सब उतने ताकत से अपने उन साथियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ता रहूँ। कांग्रेस और भाजपा, जब आपने एंट्री की तो कांग्रेस को ही क्यों चुना, भाजपा को आपने क्यों नहीं चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, तो भले ही राजनीति में कोई सक्रिय तौर पे ना रहा हो, लेकिन कांग्रेस को मानने वाले और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे परिवार में रहे हैं। और मेरा बचपन जब
से मैं छोटा था, बड़ा हुआ, तो कांग्रेस के बारे में, उस विचारधारा के, चाहे नेहरू जी के बारे में हो, चाहे इंदिरा जी के बारे में हो, चाहे राजीव जी के बारे में, मैं सुन के बड़ा हूँ। गांधी जी का देश के प्रति सहयोग और आंदोलन, जो जिस देश आज़ाद हुआ, ये सारी बातें हम अपने परिवार में सुनते आए हैं। और तब मेरे मन में शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा, सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा, हम सब जो है देश में एक भाई की तरह, जो हमको शिक्षा मिली है घर से कि हम सब एक हैं और सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और कांग्रेस की विचारधारा यही है कि सबको साथ लेके चलने की। युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद आपके लिए जीत कितना मायने रखती है? देखिए, जीत, कोई भी जीत हो, बहुत मायने रखती है। और खासकर यूथ कांग्रेस की जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज पार्टी ने मुझे मेरे कंधों पे दिया है। और उस जीत के लिए सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने चुनाव की वो प्रक्रिया बनाई, जिसमें आज सामान्य वर्ग का, सामान्य परिवार का साथी चुनाव लड़ता है। और मुझे लगता है कि इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया बना के रखी है कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपको वोट कराना होगा, और आप वोट में जीत के आओगे तब जिले का प्रतिनिधित्व करोगे युवाओं का। और बहुत सारी पार्टियां हैं जो सरकार और सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन वो अपना अध्यक्ष और जो चुनती है तो ऑन टेबल ऐसे बैठ के किसी नेता के, किसी बड़े घर के व्यक्ति को चुनाव कर लेती है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान पे विश्वास करती है। और उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर युवाओं को आगे आने के लिए, युवाओं को अपने अधिकारों के लड़ने के लिए मौका देती है। और यूथ कांग्रेस जैसा चुनाव बड़े मंच में कराती है। कैसे होता है इसका पूरा चुनाव? कोई भी फॉर्म भर सकता है या कुछ क्राइटेरिया होता देखिए, है? इसका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 18 से 35 साल का कोई भी व्यक्ति उस चुनाव में शामिल हो सकता है। अच्छा। पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए, पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा होना चाहिए, और उसको अपना ऑनलाइन ऐप में, जो पार्टी का ऐप है विथ IYC ऐप पे रजिस्टर्ड करना होता है। और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका नॉमिनेशन होता है, वोटिंग प्रक्रिया होती है, वोटिंग के बाद उसकी जो नॉमिनेशन हुआ है उसकी स्क्रूटनी होती है, जो उस पर योग्य पाया गया उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। पूरी ओपन वोटिंग होती है, पूरे जिले के अंदर 6 विधानसभाओं में वोटिंग हुई। उस वोटिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाके आया वो जिलाध्यक्ष स्थापित हो गया, दूसरे नंबर का उपाध्यक्ष हो गया, और महासचिव, सभी अपने अपने पदों पे हो गए। तो इसमें जो मतदाता होते हैं उनकी भी उम्र निर्धारित होती है, किसी भी उम्र के लोग दे सकते हैं? बिल्कुल, उनकी जो मतदाता होता है उसका 18 से 35 के बीच का ही भी होना चाहिए। उससे ऊपर का मतदाता वोट करने का अधिकार युवा कांग्रेस में नहीं होता है। तो जैसे आप रीवा से चुने गए तो रीवा का ही मतदाता होना? हाँ, रीवा का मतदाता होना चाहिए और 18 से 35 के बीच का होना चाहिए, और उस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोट करने का अधिकार है उसको। कितने वोट मिले थे आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में मुझे 8500 के आसपास वोट मिले थे, और हमारे ख्याल से 23,000 वोट जो है एक्सेप्ट हुए थे। 55,000 वोट पूरे जिले के अंदर पड़े हुए थे। जो आपके सेकंड नंबर पे हैं उन्हें कितना वोट मिला? हमें एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 7,000 के समथिंग उनको वोट प्राप्त हुए। तो क्या लगा आपको कि आपकी जीत कैसे हुई? कैसे आपने युवाओं के बीच अपना वर्चस्व बनाया कि लोगों ने आप पे विश्वास जताया? देखिए, मैं पहले भी कहा कि ये जीत जो है मेरे अपनों ने, मेरे उन तमाम लोगों ने जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, खासकर कॉलेज के दिनों में NSY के अध्यक्ष रहते हुए, और सिर्फ रीवा शहर में, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में त्योथर हो गया, सिरमौर हो गया, सिमरिया हो गया, गुड़ हो गया, मनगवा हो गया, और यहाँ तमाम युवा साथी हमारे जो है मुझसे उस दौर पे जुड़े रहे, और लगातार मैं उनसे जुड़ाव रहा, उनकी बातों को मैं रखता रहा, उनकी लड़ाई लड़ता रहा। तो उस लड़ाई का नतीजा है कि युवाओं ने मुझे चुना, और युवा कांग्रेस के महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष तौर पर भारी वोटों से जो है मुझे जिताया।
क्या प्राथमिकताएं होंगी अब आपके जीत के बाद? देखिए, युवाओं की लड़ाई लड़ना, आज हमारा रीवा जिले का युवा भटका हुआ। भटकने का कारण है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा की सरकार पिछले कई वर्षों से भाजपा प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जिम्मेदार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने युवाओं को और युवाओं की आवाज को दरकिनार किया। आज हमारा रीवा जिले का युवा रोजगार चाहता है, तो रोजगार ना देके उनको नशे की ओर धकेला जा रहा है। बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि रीवा विधायक और डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी, सम्मानित राजेंद्र शुक्ला जी, उनको इस ओर ध्यान खींचना चाहिए कि युवा जो है नशे की ओर जा रहा है और अपनी जिम्मेदारी उनको माननी चाहिए। आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आपके जिले के अंदर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरेक्स बिक्री और युवाओं के नशों में कोरेक्स जो है दौड़ रहा है। और कोरेक्स कितना खतरनाक है, उसका जो आने वाली भविष्य को चौपट कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। आज आप रीवा जिले के शहर के वार्ड मोहल्ले या गलियों में जाइए, गली गली बिक रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी जिम्मेदारी हम सब ने जो वोट देके आपको विधायक बनाया, इन्हीं युवाओं ने विधायक बनाया है, और आज आपकी सरकार केंद्र और प्रदेश में है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आज अगर यहाँ का युवा दर दर भटक रहा है, आज आप अपने को विकास पुरुष कहते हो। मेरा मानना है कि विकास की परिभाषा क्या होती है? विकास पुरुष वो होता है, विकास की परिभाषा वो होती है कि आपका विकास चारों तरफ हो। बिल्कुल। आपका विकास स्वास्थ्य की ओर होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा की ओर आपका विकास होना चाहिए, रोजगार की ओर आपका विकास होना चाहिए, और बाकी सारी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सम्मानित राजेंद्र शुक्ला जी ये विकास करने में संभव नहीं हो पाए हैं और सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने रोडों का जाल बनाया है, कंक्रीट का जाल बनाया है। मेरा मानना है कि विकास की परिभाषा ये नहीं होती। जब युवा दर दर भटक रहा है, नशे की ओर जा रहा है, जब तक उसको रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, बहुत सारे लोग, मैं तो कहूंगा कि उनको कांग्रेस के नेताओं से, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं पुराने, चाहे कुंवर अर्जुन सिंह जी रहे हों, चाहे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी रहे हों, जिन्होंने इस बिंद की धारा को दिया है। आज हम पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को याद करते हैं, तो याद करते हैं कि उन्होंने संजय गांधी अस्पताल इस बिंद के क्षेत्र को दिया, रीवा जिले को दिया। बिल्कुल। आने वाले समय में हम राजेंद्र शुक्ला जी को सिर्फ इसलिए याद करेंगे कि आपने रीवा जिले को कोरेक्स सिटी बना दिया, कि आपको इसलिए याद करेंगे कि आपने फ्लाईओवर बना दिया। जब युवा के पास रोजगार नहीं होगा, युवाओं के पास पैसे नहीं होंगे, युवाओं के पास सही रास्ता नहीं होगा, तो वो आपका फ्लाईओवर और आपका पार्क जो है किसी काम का नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि पहली प्राथमिकता एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार के अवसर आपको देना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में जितनी भी फैक्ट्री आई हैं, कांग्रेस शासनकाल की देन है। चाहे आप जेपी देख लीजिए, अल्ट्रा देख लीजिए, बीटीएल देख लीजिए, शिक्षण संस्थानों में आप देख लीजिए, रीवा का विश्वविद्यालय कांग्रेस की देन है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज। आप एक कॉलेज बताइए कि आपके शिक्षा क्षेत्र में आपने जो है एक कॉलेज, हमने कन्या महाविद्यालय की मांग की थी, लंबे समय से मांग ये रही है कि रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लगातार सरकार में रहने के बाद भी राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के विधायक महोदय जी, आज तक एक कन्या महाविद्यालय नहीं दे पाए। ये तो आपने आरोप लगा दिए राजेंद्र शुक्ला के ऊपर, उप मुख्यमंत्री विधायक के ऊपर, करेंगे क्या आप उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम उन तमाम युवाओं को उस कोरेक्स
नशे से दूर ले जाना चाहता हूँ। और उसके लिए हम सब युवाओं ने एक चैन बनाया है, हम सब युवाओं ने एक टीम बनाई है कि हम गांव-गांव, गली-गली में जाकर उन तमाम युवाओं को उससे बचाने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करेंगे और ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है रीवा जिला हमारा कोरेक्स मुक्त हो। कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे आप जमीनी स्तर पे? देखिए, कांग्रेस को मजबूत वो तमाम युवा जो पार्टी की विचारधाराओं से चुनाव जीत के आए, है ना, ब्लॉक स्तर पर चुनाव हुआ है, ब्लॉक स्तर पर जीत के आए हैं, उन सब को लेकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास रहेगा मेरा। और पहले भी युवाओं से हमारा जुड़ाव बहुत रहा है जमीनी स्तर पर, और उस युवाओं को पार्टी की विचारधाराओं से जोड़कर और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस हर चुनाव हार रही है, ज्यादातर चुनाव हार रही है, लगता है कभी बैकअप कर पाएगी या फिर से भाजपा को हरा पाएगी? कभी ऐसा मौका आने वाला है? देखिए, कमियां क्या रह जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि कभी हरा पाएगी। परिस्थिति एक तरह नहीं होती, परिस्थितियां बदलती है। बिल्कुल। एक दौर था कि कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, बिल्कुल, केंद्र से लेकर प्रदेश में, और उस समय पे कोई ये कल्पना नहीं किया था कि भाजपा इस तरह से चुनाव में आएगी, सरकार में आएगी। समय परिवर्तनशील है, आने वाला समय कांग्रेस का है। मैं पूरे वादे के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला समय युवाओं का है। और जिस तरह से पार्टी ने युवाओं को मौके देने चालू कर दिया है कांग्रेस में, आज आप प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, अभी राष्ट्रीय बॉडी में जिस तरह युवाओं को मौका मिला है, इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो तमाम युवाओं को प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने से लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रही है। तो आने वाला समय जो है कांग्रेस का है और युवाओं का है। कमियां क्या रह जाती हैं जो भाजपा से कहीं ना कहीं शिकस्त मिल जाती है, भाजपा आगे निकल जाती है? संगठन ज्यादा मजबूत है या करने का तरीका कुछ अलग है? देखिए, आप सब भी जानते हैं कि भाजपा पिछले लंबे समय से सरकार में है। बिल्कुल। और भाजपा जिस तरह से धन बल का प्रयोग करती है वो भी किसी से छुपा नहीं है। आज हर तरह के दबाव बनाए जाते हैं लोगों पे, है ना, पैसे का उपयोग भाजपा करती है। अपने चुनाव में भी, आपने बिहार चुनाव में देखा, बिहार चुनाव हो या उससे पहले भी जो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, है ना, तो जो ग्रास रूट पे जमीनी स्तर पर माहौल कांग्रेस का रहता है और उनका चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया है, जिस तरह से पैसे पे चुनाव लड़ती है, जिस तरह पे झूठे प्रलोभन देकर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को भ्रमित कर लेते हैं। और आज भी कांग्रेस जो है हर वोटर के, हर युवा के दिल में बसती है। आपने बिहार चुनाव की बात की, बिहार चुनाव के नतीजे आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पूरा देश आज ये आवाज उठा रहा है कि हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं करानी, ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है, तो मेरा मानना है कि जो देश पे बैठे जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब पूरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां एक साथ ये कह रही हैं कि मुझे चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, हम बैलेट पेपर से वोट कराना चाह रहे हैं, तो ऐसी क्या दिक्कत है कि बैलेट पेपर से वोट नहीं हो पा रहा? एक बार बैलेट पेपर से वोट करा के देख लेना चाहिए। हमें लगता है कि विदेशों में बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और बहुत विकसित देश बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे हैं। तो हमारे देश को भी बैलेट पेपर से वोट कराना चाहिए और एक विश्वास जो जनता का चुनाव से हट रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, उसको, उन जनता के विश्वास को कायम करने के लिए बैलेट पेपर से वोट कराने चाहिए। लेकिन भाजपा ये कहती है कि जब हार जाते हैं तो ठीकरा बैलेट पेपर पे, ईवीएम में फोड़ दिया जाता है, जब जीत जाए तो सब चंगा है। बे, हार जीत अपनी जगह है, पर जब देश का विपक्ष का नेता लगातार ये आवाज उठा रहा है तो, और पूरे देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं एक साथ एक सुर भी कह रही, तो उनका भी अधिकार है, उनके बातों को भी विचार करना चाहिए।
आज हमारा लोकतंत्र ये मुझे इजाजत देता है कि हम अगर कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता या नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कर रहा है देश का, तो लोकसभा का, तो उसकी बात को भी सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, SIR का जो मुद्दा उठा रहे हैं खासकर राहुल गांधी, पूरा देश, विपक्ष, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, SIR का मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है। अभी आपने देखा है बिहार में लाखों वोट काटे गए SIR पे। अभी तमाम युवा साथी जो हमारे युवा कांग्रेस से जीत के आए हैं, हमने उनसे अपील की है कि SIR के मुद्दे पे आप सब गंभीर हो जाएं और वोटर लिस्ट का अच्छे से अध्ययन करें। जिस तरह से वोट चोरी का मामला बढ़ा है, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए तमाम युवा कांग्रेस के साथियों को हमने अपने वीडियो के माध्यम से जो है उनको मैसेज दिया है कि आप SIR के मुद्दे पे गंभीर हो जाएं और उस समय सीमा के पहले सभी मतदाताओं के फॉर्म भराएं। जो सरकारी VLA हैं उनके साथ जाके वोटर लिस्ट का अच्छे से अध्ययन करके, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी जी इस मामले में इतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि आगे आके और इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, इस चुनाव में एक परिवारवाद का आरोप लगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। क्या लगता है, ये परिवारवाद था या फिर उन्होंने वाकई कुछ परिश्रम किया था जमीनी स्तर पे? देखिए, इसमें जब वोटिंग ओपन है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, इसमें परिवारवाद कहां से आ गया? भाई, मध्य प्रदेश के कोने कोने से जिन तमाम युवाओं ने वोट किया, बहुत सारे लोग चुनाव प्रदेश के लिए लड़े थे, जिले के लिए लड़े थे, तो उन तमाम वोटरों ने वोट करके जिताया। तो हमारे यहाँ ऐसा प्रक्रिया चुनाव की नहीं है कि हम बैठ के कहीं पे किसी व्यक्ति का निर्धारण कर दें कि आप जो है अब आपको जिम्मेदारी प्रदेश की या जिले की दी जाती है। हमारे यहाँ सबको मैदान में उतरना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और संवैधानिक तौर पर चुनाव लड़के और उस पार्टी पे का अध्यक्ष बनते हैं। रीवा में आपको कांग्रेस में कुछ कमियां लगती हैं कि कुछ कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए, कमी भी स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, हर उस पार्टी के अंदर कमियां होती हैं। बिल्कुल, कुछ कमियां हैं जिनको हमें लगता है कि आने वाले समय में सुधारा जाएगा। जिस तरह से अभी संगठन सृजन राहुल जी ने किया, पचमढ़ी में बैठी तमाम हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की बैठक हुई और पूरी सबकी ट्रेनिंग चली 7 दिन, तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर हर जगह पे मजबूत दिखेगी। सड़क से लेकर हर जगह मजबूत दिखेगी। कभी आपका मन किया कि विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए या पार्टी टिकट दे तो हम अच्छा खरा उतरेंगे? क्या इच्छाएं? देखिए, अभी ये कोई इच्छाएं नहीं है, ना अभी कोई ऐसा मन किया। हाँ। बस एक भाव लगातार मन में है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाऊं। एक ही भाव है कि अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उन तमाम जुड़े हुए लोगों के लिए, जिले में निवास करने वाले लोग जिनकी आवाज बनूं और उनके लड़ाई लड़ूं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। बाकी और चुनाव लड़ना न लड़ना ये सब पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के मार्गदर्शन में ही सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज लक्ष्य सिर्फ इतना है कि ये भाजपा सरकार जिस तरह से युवाओं के अधिकारों को छीन रही है, गरीबों के अधिकारों को छीन रही है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं उसकी तकलीफ जानता हूं, और आज आप किसान की तकलीफ पूछिए तो यूरिया के लिए, खाद के लिए दर दर भटक रहा है। उन तमाम किसानों को जब इस करहिया मंडी के अंदर लाठी भाजी जाती है, लाठी चलाई जाती है, तो आंतरिक मन में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि किसान सिर्फ अपनी मेहनत से जो है अनाज उगाता है और उसी अनाज को बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और उस खाद के लिए जब उसको इस सरकार में दर दर भटकना पड़े,
हमारे देश में जय जवान और जय किसान कहा जाता है, बिल्कुल। और उस किसान को लाठियां बरसाई जाए, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को आप चारों तरफ से घेरते हैं, न केवल आप बल्कि जो रीवा कांग्रेस है घेरती है। कोई ऐसी बात जो आपको राजेंद्र शुक्ला की अच्छी लगती हो? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। आपने कहा कि सभी लोग घेरते हैं, घेरता आदमी किससे, सवाल किससे करता है? सवाल उससे करता है जो जिम्मेदारी हो, जिम्मेदार। आज मेरा ऐसा मानना है कि रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम पद पर है और महत्वपूर्ण विषय पे हैं, तो सवाल किससे होगा? उनसे होगा। और हर व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि अगर रीवा के अंदर युवा दर दर भटक रहा है, रीवा के अंदर कोई कमी है। आज संजय गांधी अस्पताल में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है पट्टी से उतरी हुई है, लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है गरीबों का, तो आपसे सवाल करना लाजमी है, सभी करेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको व्यक्तिगत राजेंद्र शुक्ला जी को टारगेट किया जा रहा है। आप एक तो डिप्टी सीएम हैं, दूसरा आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं का सवाल किससे किया जाएगा? दूसरा, आप इस जिले के विधायक हो, तो सवाल तो विधायक से बनता है। लेकिन लाखों कमियों के बीच कोई एक अच्छाई जो आपकी नजरों से देखती हो उन्हें कि ये काम अच्छा है? उनकी अच्छाई ये है कि वो शांत रहते हैं और इनको जो भी करना है बड़े शांति और खामोशी से करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें जो है उनकी इस खामोशी ने दबा ली जाती है। शायद यही कारण है कि वो विजयी होते हैं। कारण देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। विजय होने का कारण तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी कमियां वो अपनी खामोशी में दबा लेते हैं। मोदी और राहुल गांधी में से मोदी की कोई एक अच्छाई जो राहुल गांधी से उन्हें बेहतर बनाती हो? राहुल गांधी जी की अच्छाई, मोदी जी की, देखिए मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, बोलते झूठ भी जो है जिस तरह से पेश करते हैं तो जनता को भ्रमित करने में प्रयास करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी की अपेक्षा मोदी जी जनता को भ्रमित बहुत अच्छा कर लेते हैं, गुमराह बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये अच्छाई उनकी। ठीक है, तो हमारे साथ थे युवा रीवा से युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह जी। और हमारी बात खत्म हो उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ संदेश देना चाहेंगे आप रीवा के खासकर युवाओं को? मैं तो चाहूँगा कि मेरे जिले के तमाम युवा साथी, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस कोरेक्स की जो महामारी पूरे जिले के अंदर फैली हुई है, हम सब मिलके इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और लड़ें, तब जाके हम अपने रीवा जिले को कोरेक्स मुक्त कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल। रीवा जो है आज नशे की जकड़ में पूरी तरह से जकड़ चुका है। कहीं ना कहीं जो नशा है वो अब गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है, घर घर भी पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है, जो विचार है, वो सराहनीय है। आपने सुना इनके विचारों को, आपने जाना कि ये कैसे ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो इन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, पुलिस की लाठियां खाई, तब जाकर के ये इस पद पर पहुंचे हैं। और अब इनकी जिम्मेदारी जो है तो पहले की अपेक्षा और बढ़ गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का इनकी जो कंधों पर दामोमदार है वो आ चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में क्या कुछ परिवर्तन आता है।